जय हिंद एवरीवन। देखो फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम क्या करने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर के जितने भी मॉडल पूछे गए हैं वो खैर पूरा चैप्टर ही इसमें कवर हो जाएगा। जो भी डाल्टन मॉडल लिया था उन्होंने, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट है और नील्स बोर ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, उनके सारे पीवाईक्यू हम लगाएंगे। सारे पीवाईक्यू मैंने अपने नोट्स भी इवन अटैच किए हुए हैं ताकि मैं आपको अपने नोट्स से बता सकूं कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। क्लियर है। अभी 2025 में क्वेश्चन देखो ये आया है सीडीएस में 2 बार, सेम सेम ही एग्जाम में क्वेश्चन। फिर मैंने बाकी के एग्जाम के भी क्वेश्चन लगाए हुए हैं, जैसे एनडीए के लगे हुए हैं, सीएपीएफ के लिए लगे हुए हैं। तो सारे क्वेश्चन इसमें अटैच हैं। ठीक है। इसके पहले आप देखो एग्जाम में 1 मंथ बचा हुआ है ऑलरेडी। 12 अप्रैल को आपका एग्जाम है। तो जो हॉट टॉपिक है वो आपको मैं कवर करवा रहा हूँ। पॉलिटी की क्लासेस भी कल, आपकी पॉलिटी की क्लास ले लूंगा। दो दो टॉपिक कल पॉलिटी के, आज साइंस के 2 टॉपिक चलेंगे। एक प्लांट हार्मोन और एक ये आपका केमिस्ट्री का चल रहा है। तो ऐसे जो हॉट टॉपिक हैं, जो आपके नए टॉपिक आ रहे हैं, उनको मैं कवर करवा रहा हूँ। ठीक है। इसके पहले मैंने पॉलिटी की क्लासेस ली हुई हैं, तो जियो साइंटिस्ट में जो पूछे गए हैं उनसे क्या बनेंगे वो भी कवर हो चुके हैं, तो आप जाके वहां देख लो। हिस्ट्री देखो, हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं, 3 क्लासेस हो चुकी हैं। महाजनपद काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, और एक आपका जो थर्ड चैप्टर भी आपका कवर हो चुका है। ठीक है। थिंकर्स बिलीव बचा हुआ है, जो बुद्धा जैना वाला है, वो भी हम कवर करेंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। क्वेश्चन हम बाद में देखेंगे, टॉपिक को समझते हैं। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, गोल्ड फॉयल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, वेलकम टू ऑल। एक बार फिर से पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे जाके ज्वाइन कर लो। आपको वहाँ डेली क्विज भी मिलती है और पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाती है रिवीजन के लिए। ठीक है। तो रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था एटॉमिक मॉडल के लिए। ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट किसने किया था? रदरफोर्ड साहब ने। इसमें क्या किया था वो समझो। इन्होंने क्या किया था, एक गोल्ड फॉयल ली। गोल्ड फॉयल 1000 एटम थिक जो थी, 1000 एटम थिक गोल्ड फॉयल ली। अब गोल्ड फॉयल ही क्यों ली? गोल्ड फॉयल इसलिए की ली क्योंकि ये एक्सट्रीम मेलिएबिलिटी के कारण, ठीक है, ये मेलिएबल होती है गोल्ड फॉयल, इसलिए इस गोल्ड फॉयल का यूज किया गया अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट में। तो रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, गोल्ड फॉयल पर का अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड किया गोल्ड फॉयल पर। ठीक है। फिर उन्हें जो उससे रिजल्ट मिले उनको उसने उनको उसने अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट का नाम दिया। ठीक है। यहां समझो, ये मेरे नोट्स हैं, देखो। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया, बॉम्बार्ड गोल्ड फॉयल विद अल्फा पार्टिकल, जिससे किसकी डिस्कवरी होती है? न्यूक्लियस की। तो गोल्ड फॉयल अल्फा पार्टिकल के बॉम्बार्ड करने से किसकी डिस्कवरी होती है? न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड के अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से किसकी डिस्कवरी हुई? न्यूक्लियस। ठीक है। रदरफोर्ड साहब कौन थे? ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में पूछा गया, इसलिए मैंने इसको अलग से नोट्स में ऐड किया हुआ था कि फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स, ये पूछा गया था कि फादर ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स किसको कहा जाता था? तो रदरफोर्ड को। ठीक है, ये याद रखना, ये पूछा गया है सीएपीएफ में। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम यूजिंग गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल डबली चार्ज हीलियम आयन होता है। कितना चार्ज होता है? डबली चार्ज, +2 चार्ज होता है हीलियम आयन। क्लियर है? ये समझो। रदरफोर्ड सेलेक्टेड गोल्ड फॉयल बिकॉज ऑफ इट्स मेलिएबिलिटी। दिस गोल्ड फॉयल वॉज अबाउट 1000 एटम थिक। कितनी एटम थिक थी? 1000 एटम। क्यों गोल्ड फॉयल का यूज किया गया वो समझ आया? क्योंकि ये हाईएस्ट मेलिएबिलिटी होती है इसकी। ठीक है, आगे बढ़ो। तो ये सब मैंने अपने नोट से बता ही दिया। ये मैंने डिजिटलाइज फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया हुआ है। +2 चार्ज होता है हीलियम आयन अल्फा पार्टिकल, डबली चार्ज हीलियम आयन। ठीक है। अब आ गया, ये समझो। देखो, जब उन्होंने रदरफोर्ड साहब ने गोल्ड फॉयल पर जो पार्टिकल अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किए, तो उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन किया कि जो मोस्ट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल हैं वो क्या कर गए हैं, कुछ मूव पास कर गए हैं थ्रू द फॉयल। मोस्ट फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट थ्रू द फॉयल। ये देख रहे हो, ये सीधे निकल गए हैं, सीधे निकल गए हैं। हर साल इससे क्वेश्चन आता है भाई, हर साल ही एक ना एक क्वेश्चन आपको इनसे मिल ही जाएगा, इन चारों एक्सपेरिमेंट से एक या दो क्वेश्चन।
दूसरा क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला, ऑब्जर्व किया कि फ्यू डिफ्लेक्टेड एट स्मॉल एंगल बट द इम्पॉसिबल हैपेंड, वन आउट ऑफ 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड कंप्लीटली बैकवर्ड। कितना? 1 in 12,000 एटम। 12,000 में से, 12,000 में से एक रिबाउंड हो रहा था, बाकी सारे पास कर गए थे गोल्ड फॉइल को। क्लियर है? ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। भाई इन्होंने तो ऑब्जर्व कर लिया, हमें क्या है? समझो, देखो ये नोट्स है मेरे सारे, मैंने पॉइंट वाइज लिख रखे हैं कि मोस्ट ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट थ्रू गोल्ड फॉइल, सम ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल एट स्मॉल एंगल। ठीक है, 1 out of every 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड। भाई ये आपसे पूछे जाते हैं, ये सेम आपको ऑप्शन में दे देता है वो यूपीएससी। ठीक है, अब समझो कि कंक्लूजन क्या निकलता है आपका। रदर ये आप उन्होंने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया गोल्ड फॉयल पे अल्फा पार्टिकल बॉम्बार्ड किए। ठीक है, उससे उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया ये हमने समझा। ठीक है, क्या समझा? क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ सीधे निकल गए हैं, कुछ बैकवर्ड आए हैं कुछ एंगल से, और 1 out of every 12,000 पार्टिकल रिबाउंड हुए हैं। क्लियर? ये उन्होंने ऑब्जर्व किया। कंक्लूजन क्या निकाला वो देखो, मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। कैसा है? एम्प्टी। ज्यादातर स्पेस एटम में कैसा है? एम्प्टी, खाली है। सेकेंड कंक्लूजन क्या दिया? पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। ये एनसीईआरटी के पॉइंट हैं। ठीक है, और पीवाईक्यू को एनालिसिस करके बनाए गए कि पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम ऑक्यूपाइज वेरी लिटिल स्पेस। जो पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम है, ठीक है, वो बहुत कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है। दूसरा कंक्लूजन है। तीसरा क्या दिया? ऑल द पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम वर कंसेंट्रेट इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन एटम। ठीक है, क्लियर है? एक पॉइंट ये जो पीवाईक्यू में पूछा गया है, मैं अलग से लिख लेता था, ये टिक लगा हुआ है ना, मतलब पीवाईक्यू में पूछा गया है। क्या है? रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁵ टाइम लेस देन रेडियस ऑफ एटम। तो रेडियस, न्यूक्लियस की रेडियस एटम की रेडियस से कितना कम है? 10⁵ टाइम्स। क्लियर है? साइज ऑफ एटम कितनी है? 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम। साइज ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15 मीटर, यानी 1 फर्मी। क्लियर है? ये आपको हो गया, समझ आई चीजें। क्या क्या उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि ज्यादातर स्पेस न्यूक्लियस में कैसा है? एटम में एम्प्टी है। पॉजिटिव चार्ज एटम ऑक्यूपाइज कम स्पेस करते हैं। ऑल पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ एटम वर कंसेंट्रेटेड इन वेरी स्मॉल वॉल्यूम विद इन एटम। और न्यूक्लियस की रेडियस के जो साइज है वो कितनी? 10⁵ टाइम कम है एटम की रेडियस से। ठीक है ना? इतना क्लियर हुआ? अब ये समझो, रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम। There is a positively charged center in an atom called a nucleus. Nearly all the mass of atom reside in nucleus. ये स्टेटमेंट डायरेक्ट पूछा गया है आपके पीवाईक्यू में। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट में किसकी डिस्कवरी हुई? तो न्यूक्लियस की। और न्यूक्लियस कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज्ड सेंटर। ठीक है, पॉजिटिवली। और नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिजाइड इन न्यूक्लियस। ज्यादा और सभी जो मास है वो कहाँ रिजाइड करता है? न्यूक्लियस में। सेकेंड देखो, द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट। तो इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व करता है? सर्कुलर ऑर्बिट में। न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज सेंटर, और इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व करता है? सर्कुलर ऑर्बिट में। ठीक है। थर्ड समझो, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम। जो न्यूक्लियस की साइज है वो बहुत छोटी है एज कंपेयर टू एटम। तो एटम से न्यूक्लियस की साइज तो ऑब्वियसली छोटी होगी, तो रेडियस भी छोटी होगी 10⁵ टाइम्स। ये तो कॉमन सा लॉजिक है कि एटम, जो साइज ऑफ एटम है वो न्यूक्लियस की साइज से बड़ा होगा। ठीक है। ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक समझोगे? बस ये आपका यहां पे खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, मतलब रदरफोर्ड खत्म होगा, रदरफोर्ड के क्वेश्चन देखेंगे। तो ड्रॉबैक क्या था रदरफोर्ड का? भाई अब आप कहोगे इतना सारा एक क्वेश्चन के लिए, इतना सारा, भाई करना पड़ता है।
एक एक क्वेश्चन है और ये इजी होते हैं, ठीक है। आपने एक दो बार रिवाइज कर लिया, अभी मैं पीडीएफ दे दूंगा, आप जाके पढ़ लो, रिवाइज कर लो। ड्रॉबैक समझो। एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट वुड अंडरगो एक्सेलरेशन। ड्यूरिंग एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल रेडिएट एनर्जी। देखो, जब भी कोई ऑर्बिट कोई सर्कुलर ऑर्बिट में कोई पार्टिकल रिवॉल्व करता है तो वो क्या एक्सेलरेशन के अंदर आता है, ठीक है। एक्सेलरेशन करेगा तो एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट। दिस रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी एंड फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस। भाई जब वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा तो एनर्जी को रेडिएट करेगा, एनर्जी रेडिएट करता रहेगा तो फाइनली क्या होगा, अपनी एनर्जी को लूज करेगा, ठीक है। लूज करेगा तो फाइनली फॉल इनटू द न्यूक्लियस, जाके वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। और ये कैसे माना जाता है, अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल है। इफ दिस वर शो एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल। अगर ऐसा है तो एटम हाईली कैसा है, अनस्टेबल है। तो ये इनका ड्रॉबैक था। क्लियर हुआ। सेम हाईली अनस्टेबल। इफ दिस मॉडल वर कंप्लीटली ट्रू स्टेबल मैटर कुड नॉट एग्जिस्ट। अगर ये मॉडल कंप्लीटली ट्रू है तो स्टेबल मैटर फिर एग्जैक्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। इसीलिए फिर आगे साइंटिस्ट कौन है हमारे, नील बोर साहब, उन्होंने फिर एक्सपेरिमेंट किया, वो भी अभी हम पढ़ेंगे इसी को आगे बढ़ाने के लिए। ये चीज क्लियर हुई। रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन लूज एनर्जी देयर ऑर्बिट वुड श्रिंक फाइनली फॉलिंग इनटू द ऑर्बिट, ठीक है। ये क्वेश्चन करो, 2025 में पूछा गया सीडीएस के। ये डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अभी हम पढ़ेंगे। क्या पूछा गया, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन गोल्ड फॉयल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। किसकी डिस्कवरी हुई थी अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट से, जो गोल्ड फॉयल पे किया गया था, पूरा पढ़ के आए हम। तो किसकी डिस्कवरी हुई, न्यूक्लियस की। किसकी डिस्कवरी हुई, तो न्यूक्लियस की। अच्छा, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, थॉमसन साहब ने। कौन सा मॉडल था उनका, प्लम पुडिंग मॉडल। कौन सा मॉडल था, प्लम पुडिंग, ठीक है। कि जो एक उन्होंने तरबूज तरबूज टाइप का वो दिया था मॉडल, ठीक है। कि उसके बीच को इलेक्ट्रॉन मान लिया था, वो बहुत धसे हुए होते हैं, एम्बेड होते हैं और पॉजिटिवली स्फीयर होता है मॉडल का, ठीक है। तो ये सब ये इलेक्ट्रॉन उन्होंने माना था, प्लम पुडिंग मॉडल, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी थॉमसन साहब ने की थी। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की थी, कोई बताएगा, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक। किसने, चैडविक। इस क्वेश्चन को अभी हम करेंगे, ठीक है, बाद में, पहले पढ़ेंगे इसको। क्लियर है। प्रोटॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी, भाई कुछ लोग कहते हैं रदरफोर्ड ने, अभी मैंने बताया न्यूक्लियस की। तो प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने। किसने, गोल्डस्टीन, ठीक है। क्लियर है। ये क्वेश्चन करो, 2019 में पूछा गया था भाई। सेम क्वेश्चन पे 2025 में पूछ लिया गया था भाई। बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं यार, आप माना तो करो। पीवाईक्यू कैसे, या क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आपसे क्या कॉन्सेप्ट वही पूछा जाता है। रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑन थिल गोल्ड फॉयल वाज रिस्पांसिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। सेम क्वेश्चन नहीं पूछा गया 2025 में, बताओ किसकी, न्यूट्रॉन की। किसकी, एटॉमिक, ऑप्शन भी नहीं बदले, न्यूक्लियस, एटॉमिक न्यूक्लियस की, ठीक है। ये समझो, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल बाय अ थिन गोल्ड फॉयल सजेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। किसकी प्रेजेंस को शो करता है वो अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट जो किया गया है, ठीक है, गोल्ड फॉयल पे, वो किसकी डिस्कवरी को किसकी प्रेजेंस को बताता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। सेम क्वेश्चन पूछा गया, बस बदल दिया है उसको, बदल दिया ना। पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम और आइसोटोप ऑफ। भाई सेम क्वेश्चन नहीं पूछा गया है क्या, केवल उसकी लैंग्वेज बदल दी गई है। तो क्या है, पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम, केवल लैंग्वेज बदल दी है। अब आप इसको ना कर पाओ तो फिर यार थोड़ी मुश्किल है आपके लिए, है ना। समझे, ये समझो, जो हमने किए हुए हैं, जो हमने अभी करके आए हैं वो है इस क्वेश्चन में। क्या किया है इन्होंने, कंक्लूजन बात पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन, हमने बताया था। ऑब्जर्व क्या किया था उन्होंने और फिर आपको कंक्लूजन बताए थे, ठीक है। कि कंक्लूजन
could not be derived from Rutherford alpha particle experiment। एनडीए 1 2021 नॉट पूछा है। कंक्लूजन क्या क्या दिया था? मोस्ट ऑफ स्पेस इन द एटम इज एम्प्टी। सही है भाई, ज्यादातर स्पेस कैसा होता है एटम में? एम्प्टी। द रेडियस ऑफ एटम इज अबाउट 10 टू द पावर 5 टाइम्स रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। सही बात है, अभी मैंने आपको बताया भाई, एक बार दिखा दूं, आप भरोसा नहीं करते हो। कहां गया ये देखो, रेडियस ऑफ एटम 10 टू द पावर 5 टाइम्स लेस देन रेडियस ऑफ एटम। मैंने क्या कहा था? पीवाई क्यों पूछा गया है, मैंने लिखा था, टेक भी था। ठीक है, क्लियर हुआ, ये भी सही है। नॉट करेक्ट पूछा है, इलेक्ट्रॉन मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ फिक्स्ड एनर्जी कॉल्ड ऑर्बिट। फोर्थ देखो, नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिजाइड इन द न्यूक्लियस। ये क्या है? नियरली ऑल द मास ऑफ एटम रिजाइड इन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने। तो ये सही नहीं हो सकता, ये कॉमन लॉजिक नहीं है। मैंने आपको क्या पढ़ाया था यहाँ, ये देखो, ऑल द मास ऑफ एटम रिजाइड इन न्यूक्लियस। आया? आया? रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल आया कि नहीं आया? है ना? तो कौन सा गलत है? सी। सी ऑप्शन, सी गलत क्यों है? क्योंकि ऑर्बिट के बारे में किसने बताया था? नील बोर साहब ने। इसी को, इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा बढ़ के, थोड़ा इनको सुधार किया था, ड्रॉबैक जो थे। ठीक है, क्लियर है। अब नील बोर साहब के बारे में पढ़ लेते हैं पहले। ठीक है, नील बोर साहब के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ऑप्शन में नील बोर साहब आया है। देखो, यही होता है एनालिसिस करना। जैसे आपने ये सी ऑप्शन गलत किया तो तुरंत पढ़ो, तुरंत पढ़ो कि नील बोर साहब ने क्या किया था। अब पढ़ो, बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ो। इन्होंने क्या दिया था? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट, ऑर्बिट के बारे में जानकारी इन्होंने दी थी, नील बोर साहब ने। डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द ऑर्बिट। तो ओनली सर्टेन और स्पेशल ऑर्बिट, डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। तो डिस्क्रीट ऑर्बिट। ठीक है, सेकेंड पढ़ो, वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। याद रख लो, नॉट। क्या कह रहे हैं कि डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के टाइम पे इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट नहीं करता है। नॉट। क्लियर, ये किसने कहा? नील बोर साहब ने। थर्ड पढ़ो, ऑर्बिट और सेल कॉल्ड एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल किसको कहा? ऑर्बिट और सेल को। किसने? बोर साहब ने। ठीक है, राइटिंग ऑफ बोर एटॉमिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ, ये इनकी बुक है, कुछ बुक्स हैं। ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन गेन और लूज एनर्जी, लूजेज ओनली दोज एनर्जी विच आर इक्वल टू डिफरेंस इन टू एनर्जी लेवल। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। ये कैसे बनते हैं बहुत समझो। ठीक है, अभी क्योंकि इन पे एक क्वेश्चन भी आया, अभी करवाऊंगा। चार इनकी ऑर्बिट होती है, के, एल, एम, एन। के सबसे अंदर वाली, फिर एल आती है, फिर एम आती है, फिर एन। के का एन मतलब वन, पहली ऑर्बिट वन। एल, एन टू, नंबर टू। एम तीन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? के, सॉरी क्या होता है? टू एन स्क्वायर। तो एन की वैल्यू क्या है? वन। तो टू, वन का स्क्वायर वन, तो दो, के दो। ठीक है, एल, दो को चार करोगे तो आठ, दो आठ, फिर यहां 18, फिर यहां 32। ठीक है, क्वेश्चन करो यहां। कह रहा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या मैंने बताया आपको? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया कि कैसे डिफरेंट सेल और एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्वेश्चन करो, सीडीएस 2014 का। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिफरेंट ऑर्बिट ऑफ एन एटम एज सजेस्टेड बाय बोर साहब। टू इलेक्ट्रॉन इन के ऑर्बिट, सिक्स इलेक्ट्रॉन इन एल ऑर्बिट। तो सिक्स थोड़ी था, क्या था? दो, आठ, 18, 32। ठीक है, के, एल, एम और एन। और एन की वैल्यू वन, टू, थ्री और फोर। टू एन स्क्वायर इसका फॉर्मूला है, निकाल लो। भूल भी जाओ ये चीज तो यहां से निकाल लो, ये तो याद रहेगा ही। एन की जगह पे वन रख दो, एन की जगह पे टू रख दो, एन की जगह पे थ्री रख दो, एन की जगह पे फोर रख दो। टू इलेक्ट्रॉन इन के, एट इलेक्ट्रॉन इन एल, 32 इन एम। नहीं भाई, 32 इन एन। ये दो आठ 18, दो आठ 16 नहीं होगा। सी ऑप्शन। क्लियर, ये हो गया।
सीडीएस का क्वेश्चन। देखो मैं बहुत पुराने क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, क्योंकि वो हम वहां से क्वेश्चन बनते हैं। ये हमने क्या पढ़ लिया, नील बोर साहब का एक्सपेरिमेंट पढ़ लिया, ठीक है। तो ये ऑर्बिट की जानकारी किसने दी थी, नील बोर साहब ने। ये ऑप्शन देखो, एक ऑप्शन और मैंने पूरा आपको टॉपिक पढ़ा दिया है, ऐसे ही एनालिसिस होती है। एनडीए 2015 का क्वेश्चन पढ़ो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कह रहा है रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या ये सही है। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से किसकी डिस्कवरी होती है, न्यूक्लियस की। इलेक्ट्रॉन की थॉमसन साहब ने प्लम पुडिंग मॉडल कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो ये गलत है, पहला गलत हो गया। दूसरा पढ़ो, जे जे थॉमसन सजेस्ट दैट द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन प्रोटॉन। थॉमसन साहब ने कहा कि न्यूक्लियस ऑफ एन एटम कंटेन प्रोटॉन। क्या ये सही है, बताओ। थॉमसन साहब ने किसकी डिस्कवरी की थी। चलो ये अभी हमने पढ़ा नहीं, तो पढ़ेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स एटम। कह रहा है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सेम एज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। द mass number of an atom is equal to the number of electron in its cell। बताओ इसका आंसर क्या है, बताओ। देखो, जे जे थॉमसन साहब ने किसकी डिस्कवरी की थी, इलेक्ट्रॉन की। इन्होंने न्यूक्लियस प्रोटॉन नहीं बताया था, ठीक है, प्लम पुडिंग मॉडल से। atomic number of an element is the same as the number of proton in the nucleus और mass number of an atom is equal to number of electron in its cell। तो डी भी गलत है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अब ये चीज आपको पढ़नी पड़ेगी, मैं आपको पढ़ा देता हूँ तुरंत। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सबसे पहले चीज पढ़ो एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर जेड से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। क्या होता है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, मैं लिख देता हूं पूरा, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन। अब यहां सर्कल बना के रख लो, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, प्रोटॉन, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं टोटल नंबर, उनको एटॉमिक नंबर बोला जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नहीं, सर्कल बना के कट कर लो वहां, भूल जाओगे, प्रोटॉन। और यूपीएससी अगर ये स्टेटमेंट देगा तो वो इलेक्ट्रॉन ही देगा, केवल एक वर्ड में ही वो मिस्टेक करता है, ठीक है, ठीक है ना। सेकंड पढ़ो, एक और चीज मैं बताता हूं। हेनरी मोजले साहब ने क्या कहा था, मोजले साहब ने, एक मोजले साइंटिस्ट थे आपके, उन्होंने कहा था कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, इज मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स एटॉमिक मास। मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन मास। तो मास से ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी क्या होती है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर, ये चीज याद रखना, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज ऑफ एन एलिमेंट मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन अ मास, ठीक है। तो मोजले साहब ने कहा था, ये दोनों स्टेटमेंट पीवाईक्यू में पूछे गए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अच्छा एक और चीज समझ लो फिर, कि मास नंबर क्या होता है सर। तो एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं वो देखो, एटॉमिक मास किससे डिनोट करते हैं, ए से। क्या होता है, क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को मिला के एटॉमिक मास बनता है। क्लियर, अब मत बोलना, ठीक है। ये दो चीजें क्लियर हो गई आपकी। अब आपको समझ आ गया होगा ये क्वेश्चन। कितना टाइम हो गया है, 25 मिनट हो गए, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आधा घंटा हो, ठीक है। एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट सेम इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो एटॉमिक नंबर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, तो ये करेक्ट है। मास नंबर क्या बताया मैंने, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं, ठीक है। ये पूछे जाते हैं बार बार, याद रखना ये और ये चीज, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। क्लियर है, ये दोनों चीजें, ये समझ आ गया, बोर मॉडल समझ आ गया, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन मैंने
मुझे मिले नहीं, लेकिन मैंने अपने नोटबुक में एक्चुअली नोट के साथ याद किया था। ठीक है, क्या किया था देखो, मास ऑफ प्रोटॉन इज 1837 टाइम इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पी वाई क्यू में पहले पूछा गया था। ठीक है, बहुत। तो मास ऑफ जो प्रोटॉन का मास है वो 1837 टाइम हैवियर है इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन से ज्यादा मास होता है प्रोटॉन का, कितना, 1837 टाइम। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, 9.1 इंटू टेन टू दावर माइनस 31 केजी। और मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 1.67 इंटू टेन टू दावर माइनस 27 केजी। इलेक्ट्रॉन कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दो ऑप्शन आपके उस पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। तो इलेक्ट्रॉन कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब आओ एक क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन था, एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आर एक्सेलरेटेड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1000 वोल्ट। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आया 100% है कि बच्चे छोड़ के आएंगे 100%। तो ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, समझो। ये ऑप्शन में था, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी हायर देन प्रोटॉन। तो बेल जो स्पीड है इलेक्ट्रॉन की वो प्रोटॉन से ज्यादा होगी। क्यों होगी, बिकॉज मास ऑफ प्रोटॉन इज हायर देन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। कॉमन सा लॉजिक है। ये कहां से पता चला हमें, इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से, इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो, ये ऐसे एनालिसिस किया जाता है। मैंने आपको ये एक चीज बता दी है इसमें। ठीक है, मुझे लगा कि मुझे क्वेश्चन मैंने ढूंढा पर मिला नहीं, मैंने कहा इसको आसानी से कैसे बताया जा सके। ठीक है, ये एवोगाड्रो लॉ से एक क्वेश्चन आया था एनडीए 2023 में। क्या आया था, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सीधा स्टेटमेंट पूछा। तुम बस इतना याद रख लो, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस किसने है, एवोगाड्रो लॉ। ठीक है, क्लियर है, ओके। ये देख रहे हो आप, ये देख रहे हो, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नॉट एक्सप्लेन्ड बाय डाल्टन। कौन सा एक्सप्लेन नहीं किया गया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये क्वेश्चन आपको करवाना है मुझे। ठीक है, तो पहले डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ते हैं, समझो क्या है। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बेस्ड किस पे, बेस्ड ऑन लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। ये भी स्टेटमेंट पूछा गया है, हर चीज पूछी गई भाई, कोई भी ऐसा नहीं है कि आपको फ्री का कुछ मिल रहा हो। ठीक है, पहला समझो, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी tiny पार्टिकल कॉल्ड एटम विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन। ये किसने कहा, एटॉमिक साहब ने, कि सभी मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं जो एटम विच जो कि किसमें, केमिकल रिएक्शन में पार्ट ले रहे हैं। ठीक है, दूसरा देखो, एटम्स आर इंडिविजुअल पार्टिकल। एटम कैसे हैं, इंडिविजुअल। देखो मैंने सर्कल किया है, मतलब इतना स्टेटमेंट पी वाई क्यू में पूछा गया है इतना, क्योंकि मैंने उस पर सर्कल किया, विच कांट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड। एटम आर इंडिविजुअल पार्टिकल विच कांट बी डिस्ट्रॉय और क्रिएटेड। ये बता सकते हो, ये क्या शो कर रहा है, कौन सा लॉ बता रहा है ये, बताओ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और ये क्या बता रहा है डाल्टन साहब, कि विच कांट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, और सेम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, बिल्कुल किया हुआ है, ये समझो। सेकेंड, एटम आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एटम आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ये क्या बता रहा है, लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन मास और केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो ये आप, ये भी एक्सप्लेन है। थर्ड पढ़ो, एटम कंबाइन इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। होल नंबर ये क्या बता रहा है भाई, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन जो कि डाल्टन साहब ने ही दिया था। ठीक है, तो ये भी बता रहा है, द रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट। ठीक है, रिलेटिव नंबर एंड काइंड ऑफ एटम आर कांस्टेंट, समझ आई। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी एक्सप्लेन है इसमें, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी एक्सप्लेन है, और लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन भी एक्सप्लेन है। ठीक है, क्लियर है,
ओके, एवोगाद्रो मैंने बता ही दिया है। क्वेश्चन कहाँ गया अपना 2025 का? ये रहा, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। पहले ये मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, एक सेकेंड दो। अब देखो क्या है, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी नॉट एक्सप्लेन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बिल्कुल एक्सप्लेन, अभी बताया। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन बिल्कुल, प्रेजेंस ऑफ काइंड ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये भी एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या है आंसर? सी। अब समझो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था? तो एंटोनी लेवोइजियर। कैसे याद रखोगे? लेवोइजियर। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, और ये एटॉमिक मॉडल, डाल्टन एटॉमिक मॉडल में एक्सप्लेन है। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन किसने दिया था? कैसे याद रखोगे? किसने दिया था? तो जोसेफ प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट ने, ठीक है, ये भी एक्सप्लेन है उसमें। और मल्टीपल प्रोपोर्शन किसने दिया था? डाल्टन साहब ने ही, ठीक है। सब कुछ याद हो गया होगा, क्वेश्चन कर लिया, ठीक है ना। ये देखो, कंजर्वेशन ऑफ मास, डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन, ठीक है, किस किसने दिया था वो भी मैंने आपको बता दिया है। ये देख लो, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज रिस्पांस, 2017 में भी सेम ही पूछा गया यार, कितनी बार पूछेंगे ये साहब। ये डिस्कवरी पूछिए, डाल्ट गोल्डस्टीन ने किसकी की थी? बताओ, गोल्डस्टीन ने किसकी की थी? न्यूट्रॉन। चैडविक ने, ये आप कर लेना यार, इजी है, ठीक है, होमवर्क में कर लेना, इजी है भाई, ठीक है। ये पढ़ो, द एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर बाय फर्स्ट प्रपोज्ड बाय, किसके द्वारा पहली बार प्रपोज की गई थी? तो किसके द्वारा प्रपोज की गई थी? हमारे डाल्टन साहब, जॉन डाल्टन। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर, सिंपल इजी। ये पढ़ो, 17 में सीडीएस में, प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? थॉमसन साहब ने। किसकी? इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। एंटोनी लेवोइजर, अभी बताया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। और रदरफोर्ड तो भाई बहुत फेमस है, कितने सारे क्वेश्चन अभी करके आए हैं। अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बोर साहब ने डिस्क्रीट ऑर्बिट के बारे में बताया था, ये भी क्लियर है। 2013 में पूछा गया है कौन सा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में मुझे बताना था यार ये, ठीक है। एक्चुअली ये पूछा जाता है कैथोड रे के बारे में, इसलिए मैंने यहाँ पे लगाया है। तो आप लोग बताओ, ये आपने पढ़ा है कभी? समझो, कैथोड रे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल, बिल्कुल। कैसे याद रखोगे? समझो, किसने एक्सपेरिमेंट किया था? तो थॉमसन साहब ने, जो इलेक्ट्रॉन की खोज हुई थी ना थॉमसन की, जो प्लम पुडिंग मॉडल दिया था उसमें कैथोड रे एक्सपेरिमेंट उसी का है, थॉमसन साहब का, इलेक्ट्रॉन की खोज। अब समझो कि नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज होता है? नेगेटिवली, अभी कॉमन सेंस वाली बात है। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट इसी से रिलेटेड है, तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तो नेगेटिवली चार्ज, सही है पहला। नॉट करेक्ट पूछा है। कैथोड रेज आर प्रोड्यूस फ्रॉम ऑल द गैसेस, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अब ऑल पे ये मार्क लगा लो, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम पूछा तो ऑल को हटा देगा, ठीक है। तो ऑल गैसेस से ये प्रोड्यूस होती है, ठीक है। दूसरा सही है। इलेक्ट्रॉन आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम, इलेक्ट्रॉन आर बेसिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल द एटम। हाइड्रोजन आयन डू नॉट कंटेन एनी प्रोटॉन, बताओ, हाइड्रोजन आयन डू नॉट कंटेन एनी प्रोटॉन, क्या ये सही है? तो क्या गलत है इसका? डी ऑप्शन गलत है, हाइड्रोजन आयन डू नॉट कंटेन, भाई प्रोटॉन तो कैरी करता है, ये न्यूट्रॉन कैरी नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन तो बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट, ये तो सही है, ठीक है। तो ये कैथोड रे के बारे में कुछ नॉलेज थी, मैंने बता दी है। अब ये क्वेश्चन तो देखो, इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ अ कैथोड रे, ठीक बात, देखो मिला, सेम। इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, ये भी ठीक है। तो दूसरा पहला सही है, पहला दूसरा सही है। तीसरा देख, द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द मास ऑफ प्रोटॉन, भाई ये थर्ड ऑप्शन देख रहे हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन, कहाँ पढ़ा है? ये नहीं देखा कि जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मास ऑफ प्रोटॉन इस 1837 टाइम हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन के। भाई पीवाई क्यू से ही आते हैं यार, कहीं से नहीं आते, समझा करो, ठीक है। इट्स वेरी इजी,
तो गलत हो गया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड फील्ड बट नॉट बाय, मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से डिफ्लेक्ट करता है, तो ये भी गलत है, दोनों से करता है। अब ये दोनों आपके नोट्स में ऐड होने चाहिए, 1 और 2 इस करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्विक रिकैप हो गया। इंडिविजुअल मेथड डाल्टन ने, रदरफोर्ड ने, एम्प्टी स्पेस और हैवी न्यूक्लियस, डिस्क्रीट एनर्जी लेवल बोर साहब ने दिया था। क्लास हो गई है खत्म। ठीक है, 35 मिनट हो चुके हैं ऑलरेडी। तो थैंक्स फॉर दिस। देखो कितने बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर बार 1-2 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आधे घंटे में पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और बाकी सभी वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करवा दी जाएगी, जाके देख लो। ठीक है, बहुत इजी टॉपिक है, आसानी से लर्न हो जाएगा, समझ आए, नोट्स भी मिल जाएंगे आपको वहीं पे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।